नमस्कार, अभिनंदन है आपका। मैं अरविंद मुखातिब हूँ आपसे और आप देख रहे हैं लोक चेतना। बिहार में चुनाव की रणभेरी बज गई है। चुनाव आयोग ने मतदान की तारीखों का ऐलान कर दिया है। अब जनता के पास यह मौका है कि वह अपना फैसला सुनाए। अब क्या रुख होगा जनता का, विभिन्न दल कौन सी रणनीतियां अपनाएंगे, किस तरह से होगा सीटों का बंटवारा, किन पार्टियों के पास कौन से मुद्दे होंगे, इन सभी बातों पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर ध्रुव कुमार। डॉक्टर ध्रुव कुमार बिहार झारखंड के नामचीन पत्रकार हैं, बुद्धिजीवी हैं, शिक्षाविद भी हैं और लंबे समय से बिहार झारखंड की राजनीति को करीब से देखते रहे हैं। ध्रुव कुमार जी, स्वागत है आपका लोक चेतना के इस कार्यक्रम में। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान तो हो गया। राजनीतिक दलों या गठबंधनों की बात करें तो कौन कितना तैयार दिख रहा है? जी देखिए अरविंद जी, जहां तक तैयारी की बात है तो तैयारी तो दोनों कह सकते हैं गठबंधन की है, और जो तीसरा पक्ष उभर रहा है वो जन स्वराज का, उनकी भी तैयारी है। काफी दिनों से तैयारी में जुटे हैं दल के लोग, तो वो अंतिम चरण में है। लेकिन असली परीक्षा की घड़ी पार्टियों के लिए अभी है, क्योंकि अभी तक सीटों के तालमेल की बात चल रही है, फाइनल नहीं हुआ है। तो अब चूंकि फाइनल करना ही होगा, तो अभी अंतिम दौर में है, लेकिन अभी तेज होंगे। आप कह सकते हैं कुछ सीटों पे जिच बनेगी, क्योंकि अभी तो सीटों का बंटवारा होगा, फिर उसके बाद कौन कौन सीट किनके खाते में जानी है, इस पर जिच फंसेगा। क्योंकि हर दल का दावा विनिंग सीट को लेकर होता है। वो चाहते हैं कि वो सुरक्षित सीट हो, वो हमारे दल के अनुसार हो, हमारे जो कह सकते हैं बेस वोट बैंक है उनके अनुकूल हो। तो ये सब एक मामला अभी अंतिम दौर में है, वो फंस सकता है कहीं किसी सीटों, किन्हीं किन्हीं सीटों को लेकर आपस में, और भी कह सकते हैं कि प्रतिद्वंदिता बढ़ेगी। दावेदारी तो अपनी जगह है, किसको कितनी सीटें मिलेंगी ये अभी तय होना है, और इसकी तैयारी में अभी लोग जुटेंगे। सभी दलों की अधिक से अधिक सीटों पर दावेदारी है। कांग्रेस, अगर महागठबंधन की बात करें तो कांग्रेस ज्यादा सीटें चाहती है। 70 में पिछली बार मिली थी 70, भले वो 17 जीते, लेकिन वो फिर उन्होंने इस बार उनका क्लेम बढ़ा है। और इसी दबाव को बनाने के लिए, आरजेडी पर दबाव बनाने के लिए राहुल गांधी ने पिछले दिनों वोट अधिकार रैली जो की यात्रा निकाली, उसमें उन्होंने सीएम फेस नहीं दिया। बहरहाल तो अभी अंतिम दौर में गठबंधन के अंदर सीटों के बंटवारों को लेकर तैयारी चल रही है। तैयारी सबकी है, और अब उस तैयारी की परीक्षा की घड़ी आ गई है कि आप कितनी तैयारी कैसे कर रहे थे, वो अब देखना पड़ेगा। बहुत इंटरेस्टिंग होगा इस बार का बिहार विधानसभा चुनाव। ध्रुव जी, संभवतः बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान पहली बार यह स्थिति बनी है कि दोनों पक्ष सीएम फेस फाइनल किए बगैर चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। वजह क्या है और इसका असर क्या होगा? हाँ देखिए, सीएम फेस नहीं है, ये मैं अभी चर्चा कर ही रहा था कि महागठबंधन में भी, मतलब आप कह सकते हैं कि तेजस्वी यादव की स्वीकार्यता बढ़ानी होगी। तेजस्वी यादव, आरजेडी में तो कोई विकल्प नहीं है, महागठबंधन में मुझे लगता है विकल्प नहीं है, और तेजस्वी ही एकमात्र उम्मीदवार होंगे। हाँ, अभी जो जीत चल रही है वो सीटों से अधिक सीटों पे क्लेम और लेने के लिए हो रहा है, कि इसलिए अभी खुल के वो नहीं कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सब कोई जानता है कि सीएम फेस जो है महागठबंधन में तेजस्वी यादव ही है। इस तरफ की अगर हम बात करें तो कई नेता बीजेपी के कह चुके हैं कि नीतीश ही हमारे नेतृत्व करता है, उन्हीं की अगुवाई में हम चुनाव लड़ रहे हैं। ये खतरा है कि क्या बीजेपी महाराष्ट्र का इतिहास दोहराएगी क्या, ये कयास हैं। माना जा रहा है कि नीतीश अगले चुनाव परिणाम के बाद हो सकता है सीएम ना रहे। ये बहुत चर्चा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि फिलहाल, अगर गठबंधन के बनिस्पत सीन अगर क्लियर है जिस तरह से कि भाई मुख्यमंत्री कौन होंगे, तो अभी तक की स्थिति में है कि नीतीश कुमार ही होंगे। बीच में थोड़ी सी बात उठी थी, लेकिन मुझे लगता है कि स्वीकार्यता बढ़ी है नीतीश कुमार की। हाँ, सीटों की संख्या पर निर्भर करेगा कि आने वाले दिनों में बीजेपी का क्या स्टैंड होता है। लेकिन अभी फिलहाल तो यही लग रहा है कि नीतीश जी हैं, और इस तरफ के तेजस्वी यादव हैं। भले
कांग्रेस और बाकी दल में कोई दिक्कत नहीं है, कांग्रेस को थोड़ी सी दिक्कत थी। तो मानिए कि सीएम फेस नहीं है, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ही मुख्य दावेदार हैं दोनों पक्ष के। वो ऐसे स्थितियां कई बनेंगी बिगड़ेंगी, समीकरण कई बार हो सकता है कि छोटे दलों की स्थिति ज्यादा मजबूत हो जाए तो वो कुछ बार्गेन कर सकते हैं, लेकिन डिप्टी सीएम को लेके हर दल का दावा होगा कि जिसके पास कह सकते हैं आपकी सत्ता की चाबी होगी वो अपनी बात मनवाएगा, लेकिन सीएम फेस के लिए नहीं मनवाएगा, डिप्टी सीएम के लिए मनवाएगा। अभी ऐसा फिलहाल अभी तक की सूरत में ही लग रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और जदयू ने कम से कम ये तो तालमेल कर लिया है कि हम आधी आधी सीटों पे लड़ेंगे। लगभग 100 सीट हो सकता है, 2-4 प्लस माइनस हो, लेकिन 100 सीटों पर हैं ये लड़ेंगे। बाकी के 40 से लेकर 45 सीटों पर बाकी जो छोटे दल हैं, छोटे दल मतलब संख्या के लिहाज से किसी भी दल को छोटा कहना उचित नहीं है, लेकिन दल के हिसाब से कह सकते हैं कि वो 40 में अब कितनी सीटें चिराग पासवान की पार्टी को मिलेगी, कितनी मांझी जी को मिलेगी और कितनी उपेंद्र कुशवाहा जी को मिलेंगी, ये थोड़ा अभी भविष्य की बात है। लेकिन मुझे लगता है कि अभी अंतिम चरण में है और धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। नॉमिनेशन शुरू होगा वैसे ही बहुत चीजें स्पष्ट होंगी। एक सवाल और है, क्या भाजपा मध्य प्रदेश और राजस्थान का प्रयोग बिहार विधानसभा चुनाव में दोहराएगी? जिस तरह से राजस्थान में और मध्य प्रदेश में सिटिंग एमपीज को केंद्र सरकार में मंत्री रहे लोगों को भी चुनाव लड़वाया गया और उनमें से ज्यादातर चुनाव जीते भी, तो राजस्थान और मध्य प्रदेश के प्रयोगों की सफलता को देखते हुए क्या भारतीय जनता पार्टी बिहार में भी उन प्रयोगों को दोहराना चाहेगी? हाँ, देखिए, केंद्रीय मंत्री चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, लेकिन इतना तय है कि जो लोग लोकसभा चुनाव हारे हैं, जिन पार्टियों के भी जो बड़े दावेदार हैं, उनमें से कई को इस बार विधानसभा की टिकटें मिलने की संभावना बढ़ी है और मुझे लगता है कि पार्टी के आदेश के अनुकूल वो लड़ सकते हैं। लेकिन कौन से केंद्रीय मंत्री जो लोग हैं वो लड़ेंगे? नित्यानंद राय के बारे में अगर आप सोचिए तो मुझे नहीं लगता है कि मांझी भी हो सकता है इस तरह से चुनाव नहीं लड़ना चाहेंगे। वो तो चाहेंगे कि भाई नई पीढ़ी और उनके सुपुत्र जो हैं वो चुनाव लड़ें या बाकी लोगों को टिकट दिलवाएं। तो वैसे लोग केंद्रीय मंत्री वहां से इस्तीफा देके मुझे नहीं लगता है कि फिलहाल ऐसी स्थिति, क्योंकि उनके प्रभाव का इस्तेमाल वैसा तब होता है जब विधानसभा चुनाव के बाद उनको यहाँ नेतृत्व देना हो, उनको यहाँ की कमान संभालनी हो, वो वैसे भी दे सकते हैं। कोई केंद्रीय मंत्री चुनाव के बाद भी इस्तीफा देके मुख्यमंत्री बन सकता है। पूर्व में ऐसी घटनाएं हुई हैं, उदाहरण हैं ऐसे कई। एक के बारे में बीच में चिराग पासवान की चर्चा हुई थी कि चिराग पासवान बिहार से चुनाव लड़ेंगे, नेतृत्व संभालेंगे, लेकिन फिलहाल मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा अभी कोई किसी पार्टी में ऐसा सीन है। वैसे राजनीति में कुछ भी कभी भी संभव है, तो हो सकता है कि, लेकिन फिलहाल मुझे नहीं लगता ऐसा कोई केंद्रीय मंत्री को वहां से इस्तीफा दिला के विधानसभा चुनाव लड़ाएं या उनको नेतृत्व दिलाएं। अगर ऐसी कोई योजना बन रही हो तो नीतीश जी, मुझे जदयू से भी ऐसी कोई संभावना नहीं दिख रही है कि उनको इस्तीफा करा के वो इधर यहाँ पे लाएं, चुनाव लड़वाएं। वैसे इस्तीफा बिना दिए भी लड़ सकते हैं, लेकिन कह सकते हैं कि अभी फिलहाल कोई ऐसी सीन नहीं बनी है। आने वाले दिनों में कुछ भी हो सकता है। ध्रुव जी, चुनाव से ठीक पहले नीतीश सरकार ने कई बड़ी घोषणाएं की हैं, लोगों को कई बड़े तोहफे दिए हैं। ये सामान्य प्रक्रिया मानी जाए या जिस तरह से विपक्ष की तैयारी और विपक्ष का प्रहार था, तो ये सत्ता पक्ष का नीतीश की सरकार का एक डेस्परेट मूव कहा जाएगा इसको? नीतीश कुमार ने ठीक अभी कुछ ऐसे काम किए हैं जिस पर कुछ लोगों ने बहुत प्रसन्नता व्यक्त की है और कुछ ने सवाल भी उठाए हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि रेवड़ियां बांटी हैं या हर तबके को उन्होंने कोशिश की खुश करने की। मुझे लगता है कि देखिए, नीतीश कुमार कोई एक ऐसा कह सकते हैं कि वीक पॉइंट जिसपे कह सकते हैं कि नहीं छोड़ना चाहते हैं। चुनाव जीतने की हर वो तमाम कोशिश वो कर रहे हैं, खासकर इस मामले में जो बहुत लोग बहुत दिनों से उनसे उम्मीद लगाए बैठे हैं, चाहे वो अस्थायीकरण को लेके या कुछ सैलरी बढ़ोतरी को लेके, हर सेक्टर को उन्होंने खुश करने की कोशिश की है। यहाँ तक कि पत्रकारों की भी उन्होंने राशि में वृद्धि की है, पेंशन राशि में, और भी सुविधाएं देने के मामले में 3rd ग्रेड 4th ग्रेड जो कॉन्ट्रैक्ट पे लोग हैं, संविदा पर हैं, उनको भी उन्होंने राहत दी है। तो वो ऐसा कोई
कसर कह सकते हैं आप कि चुनावी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। वो फुल प्रूफ अपनी तरफ से वो कोशिश कर रहे हैं कि इस बार कोई कमी न रहे, और वो सत्ता में लौटना चाहते हैं, ये तो उन्होंने संकेत दिए हैं। और अपनी मुख्यमंत्री दावेदारी भी उन्होंने मजबूती से पेश की है। वो खुल के अब कह भी रहे हैं कि जितना काम मैंने किया है उतना पहले नहीं होता था। एक जुमला भी उनके खिलाफ में, उनके तकिया कलाम बहुत फेमस हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो काम किए हैं तो कह रहे हैं मैंने काम किया है, और ये काम जनस्वराज के लोग भी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं 35 साल में कुछ नहीं हुआ बिहार में, और उसका नेगेटिव पक्ष वो कह रहे हैं कि बेरोजगारी बढ़ी है, भ्रष्टाचार बढ़ा है। तो बीजेपी वाले या जदयू मतलब कह सकते हैं कि एनडीए गठबंधन के लोग ये क्यों नहीं कह सकते कि 15 साल में पहले कुछ नहीं हुआ और हमने 20 साल में ये किया है। ये तो उनका अधिकार है, कह सकते। एक और बात है, एसआईआर के खिलाफ जो माहौल बनाने की कोशिश कांग्रेस और आरजेडी की तरफ से हुई थी, उसका कितना असर देखते हैं इस चुनाव में? मुझे नहीं लगता कि, देखिए मेरी अपनी व्यक्तिगत निजी राय है, उस समय ऐसा माहौल बना था कि, और मुझे ऐसा लगता है कि चुनाव जो के पहले भाई मतदाता सूची को सही करना, फाइनल करना, ये तो चुनाव आयोग का कर्तव्य है। भाई सही लोग हैं, नहीं हैं, कौन लोग हैं, पुनरीक्षण होता रहता है। इस बार विशेष पुनरीक्षण इसलिए किया गया कि उनको लगा कि चुनाव आयोग को कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका नाम दो दो जगह पे है। कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं हैं जीवित, उनका निधन हो गया लेकिन उनका नाम अभी भी कंटिन्यू कर रहा है। कि अभी तक था कि भाई आपको कटवाना पड़ेगा, उनको पहले से नहीं कटवाने। आयोग को यह अधिकार नहीं था कि काट दे बेवजह, जब तक क्लेम ना किया जाए, जुर्माने के लिए भी कटवाने के लिए भी। इस बार उन्होंने कहा है कि नहीं किया, उन्होंने विशेष पुनरीक्षण में कि भाई जो दावा करेगा, हमने इतने नाम कम कर दिए हैं, और उन्होंने प्रकाशित कर दी कि अब इसमें से कोई है जेन्युइन, तो उन्होंने कहा कि भाई ठीक है आप अपना क्लेम करिए। क्लेम हुआ, नाम जोड़े गए, जैसा कि कहा गया कि 21 लाख लगभग जुड़े हैं, और कुल मिला के इतने कटे हैं, तो फिर भी 50 लाख के आसपास तो कटे। तो अब ये पॉलिटिकल इशू उस समय बना लगा, लेकिन अभी फिलहाल ऐसा है, मामला शांत पड़ गया है। और हाँ, ये जरूर है कि कांग्रेस ने उस समय, आरजेडी ने एक माहौल बनाने की कोशिश की कि इससे हमारे वोट बैंक पे असर पड़ेगा, और उन्होंने अपने जो कह सकते हैं लोग थे, कार्यकर्ता थे, अपने उनके सपोर्टर्स थे, उनको एकजुट करने के लिए उन्होंने यात्रा निकाली, रैली की, तो एक माहौल बना है। उसका लाभ चुनाव में मिलेगा। देखिए हर आदमी जानता है कि हमारे पड़ोस में भी ऐसे लोग हैं, आपके पड़ोस में भी होंगे कि जिनका नाम दो जगह पर है। कई ऐसे नेता भी हैं, गांव में है तो उन्होंने, उनका नाम भी है, शहर में भी है, तो वो कम से कम इस बार हो गया कि एक ही जगह होगा वोट, भले वो डालेंगे कहीं भी वोट देंगे, भाई बैलेट, डाक बैलेट है। इस बार तो आयोग ने कहा कि 85 साल से जो कम उम्र के अधिक के लोग हैं, विकलांग हैं, उनको, दिव्यांग हैं, उनको घर पे वोट करने की घर से ही सुविधा होगी, बशर्ते उन्होंने फॉर्म भरा हो। फॉर्म भरेंगे, दावा करेंगे तो ये सुविधा देंगे चुनाव आयोग वाले। तो मुझे नहीं लगता कि विशेष पुनरीक्षण का कोई असर। हाँ, असर ये होगा कि जो वोट का प्रतिशत इसलिए बढ़ेगा कि वो लोग जो जीवित नहीं हैं, उनके नाम नहीं है, जो लोग बाहर में हैं, दोहरी कह सकते हैं वोटर सूची में हैं, तो वो उनको एक जगह से नाम कटेगा तो संख्या भले घटी है, लेकिन प्रतिशत वोट का बढ़ेगा, ये दिखेगा। जी ध्रुव जी, छठ के फौरन बाद मतदान शुरू हो रहा है। संभवतः छठ के 4-5 दिनों के बाद ही वोटिंग का प्रोसेस शुरू हो जाएगा, मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो जाहिर है कि जो प्रवासी बिहारी छठ के लिए आए होंगे, बिहार आएंगे, तो मतदान तक शायद रुकना चाहेंगे। तो ऐसी स्थिति में आप ये कह सकते हैं कि पिछले चुनावों की तुलना में इस बार प्रवासी बिहारी ज्यादा संख्या में मतदान करेंगे। अब पता नहीं ये अनुमान मेरा कितना सही है, कितना गलत है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो फायदा किस पक्ष को होगा? हाँ, देखिए ये बड़ा अच्छा अवसर है, छठ में लोग आएंगे, और छठ के बाद, हालांकि 8 दिन बाद चुनाव होंगे, लेकिन हो सकता है कुछ लोग इसमें से रुकेंगे। वैसे भी छठ में लोग आते हैं तो तुरंत नहीं लौटते, छुट्टियां, लंबी छुट्टी लेके आते हैं, और उसका लाभ वोट प्रतिशत बढ़ेगा। जहां तक है कि वो जो पलायन वाली बात है, या जो प्रवासी वोटर हैं वो किसके पक्ष में जाएंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए दावा होगा कि भाई हमको इसलिए बाहर जाना पड़ रहा है,
कहा जाएगा कि इसलिए ताकि यहाँ जॉब नहीं है, अपॉर्चुनिटी। लेकिन जो लोग यहाँ पर हैं, जो लोग जिनके रिश्तेदार हैं, वो मानते हैं कि यहाँ पर कुछ काम हुए हैं और बहुत सारे लोग लौटे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ी हैं। रोजगार की जहाँ तक बात है, तो देखिए सबको सरकारी नौकरी देना संभव नहीं है। ये एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हर आदमी जानता है चीज़ों को कि सरकारी नौकरी की संख्या नहीं बढ़ाई जा सकती, अलबत्ता और घटेंगे क्योंकि बहुत चीज़ें प्राइवेट सेक्टर में जा रही हैं। लेकिन अगर मान ली प्राइवेट सेक्टर में यूनिवर्सिटीज़ मान ली बनी है, केंद्रीय विश्वविद्यालय यहाँ बने हैं, तो क्या उसमें जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं बढ़ रही है? क्या रोजगार का मतलब सिर्फ नौकरी, सरकारी नौकरी है? रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं, नौकरी के भी अवसर बढ़े हैं। मान लीजिए आज मेट्रो शुरू हो गया शहर में, पटना में, तो क्या इसमें जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं बढ़ रही है? ऐसा नहीं है। कोई भी सेक्टर आता है, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, पब्लिक सेक्टर हो, उसमें लोगों को अवसर मिलते हैं। चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज प्राइवेट खुला हो, सरकारी खुला हो, यूनिवर्सिटी खुली हो, हर जगह वैसे लोगों की जरूरत पड़ेगी जो उसके लायक हैं, जो स्किल्ड हैं, जो डिग्रीधारी हैं, जो योग्य हैं, जो उसके मापदंडों पे खड़ा उतरते हैं। हर जगह उनकी जरूरत पड़ती है। तो ऐसा नहीं है कि रोजगार के अवसर नहीं बढ़े हैं। तो सिर्फ पलायन और फिर ये इशू मुझे नहीं लगता कि वो इसलिए प्रवासी वोटर इसलिए वोट करेंगे कि हमको इसलिए बाहर जाना पड़ रहा है तो सरकार ने कुछ नहीं किया है, ऐसा नहीं है। देखेंगे तो आप अभी जितनी नौकरियां इस कह सकते हैं सिपाही की और टीचर्स की बहाली हुई है, आप पटना के या किसी भी राज्य के बस अड्डे पर या रेलवे स्टेशन पे सुबह जाएं तो देखेंगे महिलाएं अधिक ट्रैवल कर रही हैं। क्या है, वो जरूर हर दूसरे घर से नौकरी मिली है और वो अपने गंतव्य की ओर जा रही हैं, जॉब के लिए जा रही हैं। हर दिन सुबह जाती हैं और फिर जॉब करके लौटती हैं। तो ये जो दृश्य दिखाया है वो इसलिए दिखाया कि नौकरियां मिली हैं लोगों को। ऐसा नहीं है कि एकदम नौकरी नहीं मिली है। हाँ, उनके दावे हैं भाई, उन्होंने कह रहे हैं कि हमने किया, इससे पहले नहीं हुआ है काम। ये किसी को पसंद आए ना पसंद आए, लेकिन स्थितियां बदली हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ी हैं, लोगों को नौकरियां मिली हैं और इसका दिखता है पूरे बिहार में असर। अब जबकि बिहार में संभवतः पहली बार लंबे अरसे के बाद और शायद संभवतः पहली बार बिहार में केवल 2 चरणों में चुनाव हो रहा है, तो क्या इसको इस तरह से देखा जाए कि जैसा कि विपक्ष आरोप लगाता है कि चुनाव आयोग हमदर्दी रखता है सत्ताधारी गठबंधन के साथ, तो क्या ये माना जाए कि ये दर्शाने के लिए कि बिहार में नीतीश सरकार के दौरान कानून व्यवस्था की स्थिति बेहतर हुई है, इसलिए ज़्यादा चरणों में चुनाव की बजाय केवल 2 चरणों में चुनाव किया जा रहा है? ये भी देखें आप कि पिछले चुनाव की तुलना में 11 दिन बाद चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा हुई है। आप कह सकते हैं कि मौजूदा सरकार को थोड़ा ज़्यादा समय दिया गया। तो ये विपक्ष का केवल आरोप भर है या वाकई आप देखते हैं कि चुनाव आयोग मददगार के तौर पर काम कर रहा है मौजूदा सत्ताधारी गठबंधन के लिए? हाँ, देखिए 2 चरण में चुनाव जो हुए हैं, उनकी घोषणा हुई है। ये लॉ एंड ऑर्डर का मामला चुनाव आयोग, मुझे लगता है वो जब स्थितियां बदलती हैं, वो पैरामिलिट्री आती है और उनके कारण स्थितियां बदलती हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर के कारण नहीं, बल्कि एक तो कि समय कम था, किसी भी तरह से 22 तक ये पूरी प्रक्रिया पूरी हो जानी है चुनाव की, तो 14 को ही काउंटिंग हो रही है, तो बहुत समय पे हो रहा है। भारत में जब पूरे देश में लोकसभा के चुनाव होते हैं तब चूंकि 7 फेज, 5 फेज, 6 फेज में करने पड़ते हैं, क्योंकि वहां पर एक ही जो हमारे पैरामिलिट्री फोर्स है, उन फोर्स को डिप्लॉयड बारी बारी से करना पड़ता है, तो फिर वो संख्या बढ़ती है। यहाँ तो सिर्फ बिहार में 90,000, लगभग 90,000 बूथों पे चुनाव होने हैं, तो एक साथ भी अगर एक चरण में भी हो सकता था। और ये मांग थी पॉलिटिकल पार्टीज की। आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि परसों जब चुनाव आयोग के अधिकारी राजनीतिक दलों के साथ पटना में बैठक कर रहे थे, तो भाजपा ने, भारतीय जनता पार्टी ने कहा 1 चरण में चुनाव कराइए, आरजेडी वालों ने कहा कि 2 चरण में कराइए। तो यानी उनकी मांग लगभग पूरी हुई है। 1 या 2 चरण में किसी को मौका नहीं मिलेगा कि भाई चीजें बदल रही हैं या फिर असर पड़ रहा है इसका उस फेज पर। एक साथ लगभग चुनाव होंगे, लगभग आधी सीटों पे चुनाव होंगे। तो ये मुझे लगता है कुल मिला के ठीक है पोजीशन, और ये लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ा हुआ मामला नहीं है। उनकी तैयारी थी, तैयारी है।
हाँ, अलबत्ता लॉ एंड ऑर्डर में की स्थिति में सुधार का दावा सत्ताधारी दल कर रहे हैं, करते हैं। वो फिर वो तुलना करते हैं कि जब नीतीश कुमार की सरकार आई थी उससे पहले क्या स्थिति थी, अब की क्या स्थिति है। वो और यही बात बुरी लगती है लोगों को। मेरी जदयू के एक लीडर से बात हो रही थी तो मैंने कहा कि हाँ भाई, आप लोग इतनी पुरानी बातें क्यों करते हैं, क्यों कहते हैं उनके पीरियड की बात। तो कहते हैं कि नई पीढ़ी को बताना है, क्योंकि भाई उन लोगों ने तो देखा नहीं। जो लोग अभी 18 साल के हैं, 20 साल के हैं, 22 साल के हैं, 25 साल के भी हैं, तो उन्होंने तो पुराने दौर को देखा नहीं। तो उस दौर में क्या होता था, क्या थी चीज़ें, इसको बताने के लिए तो उनकी अपनी एक रणनीति है, उसके तहत वो कर रहे हैं। कितना किया, नहीं किया, क्या चेंजेज हुआ, ये नई पीढ़ी को बताते हैं, ताकि वो जो कर रहे हैं, और उसका देखिए असर तो है। पिछले दिनों एक बार तेजस्वी जी ने कहा कि मेरी पार्टी A to Z पार्टी है, यानी सब लोगों की पार्टी है। तो कहीं ना कहीं से ये उस बात की ताकीद करती है कि किसी समय ये दल जो है खास लोगों का था, और आज भी सभी राजनीतिक दल इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि उनका एक बेस वोट बैंक है, वो उसके लिए ज्यादा वो सोचते हैं, ज्यादा काम करते हैं। और ये सभी दलों के साथ है, नीतीश कुमार जी के भी साथ है कि भाई उनके भी ये अपने बेस वोट बैंक है। इसमें उन्होंने फिर समीकरण बदले हैं, जोड़े हैं कुछ। आरजेडी के साथ भी है, कांग्रेस के साथ भी कभी होते थे, अब वो नहीं है। वो उनके जमाने में भी उनके बेस वोट बैंक होते थे कि वो उन्हीं के आधार पर, बाकी लोग फ्लोटिंग वोटर होते हैं, लेकिन एक अस्थायी वोटर होते हैं। तो ये हर दल के साथ है, चाहे वो चिराग पासवान की पार्टी हो, मांझी जी की पार्टी हो, आरजेडी हो, बीजेपी हो, माले की लेफ्ट पार्टियां हो, माले खासकर आप उसकी चर्चा कर सकते हैं। सबका है, जनसुराज भी अपना बेस तलाश रही है। तो कुल मिला के आप कह सकते हैं कि ये है, और हर के वो बेस है, उसी बेस के आधार पर वो अपनी स्थिति मजबूत करते हैं, उसमें समीकरण और बिठाते हैं। और तालमेल का आधार भी होता है कि हमारे वोट जो ये हैं आपके वोट से मिलेंगे, अगर आपने टर्नओवर करा लिया तो स्थिति मजबूत होगी। और इसका लाभ दिखा है। 19 सीटें मिली थी माले को, उसने 12 जीत के दी। पिछली बार 2 लोकसभा सीटें जीती हमारे ने, तो इसीलिए हुआ कि भाई महागठबंधन में आए, महागठबंधन के जो बेस वोट बैंक थे वो उधर ट्रांसफर हुए, तो उसके कारण वो जीत गए। समीकरणों ऐसा वहां बैठा। ये होता है और होगा। जहां तक बात है नीतीश कुमार जी को ज्यादा समय मिले, पिछली बार 25 सितंबर को ऐलान हुआ था, चुनाव की घोषणा हुई थी, इस बार 6 अक्टूबर को ही है। तो ये जो आप कह सकते हैं 11 दिनों का अधिक समय मिला है, 12 दिनों का, तो वो इसलिए नहीं मिला है कि सरकार को ज्यादा दी गई है संभावना, इसलिए कि उनकी तैयारी थी। अभी दशहरे की छुट्टी के बाद उन्होंने घोषणा की है इसकी, और वो छठ के बाद चुनाव कराने की लगभग इस पर वर्कआउट बहुत दिनों से चल रही होगी शायद। और उन्होंने इशारा भी किया, पटना में टीमें आई, 3 दिन रही, टीम के लोगों ने सर्वे किया, सब डीएम से, कमिश्नर से, एसपी से बात की, पॉलिटिकल पार्टी से बात की, जो उनके ग्रीवांसेस थे, शिकवे शिकायत थे, उसको भी उन्होंने सुना, उस पर उन्होंने निर्णय किया। तो उनकी तैयारी थी। हाँ, अलबत्ता नीतीश जी ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रखी है। उन्होंने हर तरह की कोशिश की कि अपने काम, जो अधूरे काम है, जो चुनाव के पहले हो जाने चाहिए, ताकि पब्लिक में ज्यादा लोगों के बीच जाए कि हमने ये काम किया है। धन्यवाद ध्रुव जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना समय निकाला लोक चेतना के इस कार्यक्रम के लिए। और दर्शकों, बिहार राजनीति के लिहाज से बहुत उर्वर भूमि है, और केवल कुछ देर की बातचीत में पूरे राजनीतिक परिदृश्य को बिहार के समझना बहुत आसान नहीं है। जाहिर है कि इसके लिए क्रमिक तरीके से लगातार हमें आपसे जुड़ना होगा, आपसे बातचीत करनी होगी, और आपको बताना होगा बिहार विधानसभा चुनाव के विभिन्न पहलुओं को। तो ये बस शुरुआत भर है, लेकिन ध्रुव जी और कुछ अन्य जानकारों से हम लगातार बातचीत करते रहेंगे और बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी जानकारियां आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल हमें विदा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।